लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी छत पर का कमरा। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सबसे पहले श्रीमती पारकर आपको बड़ा कमरा दिखाएंगी। उस कमरे के लाभ और उसमें 8 वर्षों तक रहने वाले सज्जन के गुणों का वर्णन करने से उन्हें रोकने की आप हिम्मत नहीं कर सकते। तब आप किसी तरह हकलाते हुए ये स्वीकार करेंगे कि आप ना तो डॉक्टर हैं और ना दंत चिकित्सक। आपकी इस स्वीकारोक्ति को श्रीमती पारकर इस प्रकार सुनेंगी कि आपका अपने माता पिता के प्रति पहले का सा पूज्य भाव नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने आपको श्रीमती पारकर के कमरे के अनुरूप पेशे की शिक्षा नहीं दी। इसके बाद आप एक मंजिल ऊपर चढ़ेंगे और $8 प्रति सप्ताह वाले पिछवाड़े के कमरे को देखेंगे। इस दूसरी मंजिल पर श्रीमती पारकर आपको इस बात का विश्वास दिला देंगी कि उसमें रहने वाले श्री टूजनबेरी उसका जो $12 किराया देते थे वो ठीक ही था। ये तो यों कहिए कि वो फ्लोरिडा में पाम बीच के नजदीक अपने भाई के संतरों के बाग में रहने को चले गए, जहां श्रीमती मैकंटायर सर्दियां बिताया करती थीं और जहां अलग अलग स्नान घरों वाले बड़े बड़े कमरे थे। इतना सुनने के बाद कहीं आप ये कह पाएंगे कि आप उससे भी कोई सस्ती जगह चाहते हैं। श्रीमती पारकर का तिरस्कार यदि आपने सहन कर लिया तो फिर आपको श्रीमान स्किडर का बड़ा कमरा दिखाने के लिए तीसरी मंजिल पर ले जाया जाएगा। दरअसल ये कमरा खाली नहीं है। वे सज्जन दिन भर उसमें बैठे नाटक लिखा करते हैं और सिगरेटों का धुआं उड़ाया करते हैं, पर हर मकान खोजने वाले को ये कमरा जरूर दिखाया जाता है ताकि उसमें लगे कीमती पर्दों की प्रशंसा सुनी जा सके। इससे एक लाभ और होता है। श्रीमान स्किडर मकान से निकाले जाने के डर से चढ़े हुए किराए में से कुछ न कुछ अदा कर ही देते हैं। तब भी अगर आप मैदान में डटे रहे और जेब में पड़े हुए $3 को पसीने से तर मुट्ठी में भींचे हुए अपने घोर दूषित दारिद्र्य की घोषणा करते रहे तो श्रीमती पारकर फिर आपका मार्गदर्शन नहीं करेंगी। वे जोर से क्लारा को पुकार कर आपकी ओर से पीठ फेर नीचे चली जाएंगी। तब उनकी हबशी नौकरानी आपको चौथी मंजिल का छत का कमरा दिखाने के लिए टूटे फूटे जीनों से ऊपर ले जाएगी। उसका क्षेत्रफल 7x9 वर्ग फीट का है और उसके दोनों तरफ कबाड़ा भरने की कोठरियां हैं। इस कमरे में एक लोहे का पलंग, एक कुर्सी और एक मुंह धोने का पात्र है। एक ताक सिंगारदान का काम दे रहा है। कमरे की चारों नंगी दीवारें ताबूत की तरह आपको घेर कर दम घोंट देंगी। बरबस आपका हाथ गले की ओर चला जाएगा। आप हांफने लगेंगे और इस तरह ऊपर देखेंगे मानो कुएं की गहराई से ऊपर देख रहे हों, और एक बार फिर सांस लेंगे। रोशनदान के कांच में से आपको नीले आकाश का एक भाग दिखाई दे जाएगा। अपनी तिरस्कार मिश्रित असभ्य भोली में क्लारा कहेंगी, $2 महाशय। एक दिन कुमारी लीसन कमरे की तलाश में वहां आई। उसके हाथ में एक टाइपराइटर था जो उससे कहीं अधिक सुदृढ़ हाथों द्वारा उठाने योग्य था। वो बहुत नाटी लड़की थी। उसके शरीर का विकास रुक जाने के बाद भी उसके बालों और आंखों ने बढ़ना बंद नहीं किया था और वे मिलकर ऐसा कहते प्रतीत होते थे, हाय राम, तूने हमारा साथ क्यों छोड़ दिया। नियमानुसार श्रीमती पारकर ने उसे पहली मंजिल का कमरा दिखाया। उन्होंने कहा, इस अलमारी में तुम अस्थि पंजर या दवाइयां या कोयले। कुमारी लीसन ने बीच ही में कांपते हुए कहा,
परंतु मैं ना तो डॉक्टर हूं न दंत चिकित्सक। श्रीमती पारकर ने नाक चढ़ाकर उसकी ओर उसी अविश्वासपूर्ण करुणामयी भावनाहीन दृष्टि से देखा जो वे डॉक्टर या दंत चिकित्सक न होने वाले व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाती थीं, और दूसरी मंजिल का कमरा दिखाने के लिए आगे बढ़ी। कुमारी लीसन चीख उठी, $8? नहीं बाबा, मैं उतनी धनवान नहीं हूं। मैं तो मामूली नौकरी करने वाली एक गरीब लड़की हूं। मुझे ऊपर की मंजिल में कोई सस्ता सा कमरा दिखाइए। दरवाजा खटखटाते ही मिस्टर स्किडर चौंक कर सिगरेट के टुकड़े को पैर से दबाते हुए उठ खड़े हुए। उनके मुरझाए चेहरे की ओर एक पिशाची मुस्कुराहट बिखेरती हुई श्रीमती पारकर बोली, माफ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि आप अंदर ही हैं। मैं तो इन देवी जी को ये पर्दे दिखाने के लिए ले आई। परियों की सी निर्दोष मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर कुमारी लीसन ने कहा, ये तो दरअसल बहुत सुंदर है। उनके जाते ही मिस्टर स्किडर ने अपने अधूरे नाटक में लंबी और काले बालों वाली नायिका के स्थान पर एक नाटी, शरारती, चमकीले बालों वाली अलहड़ लड़की की स्थापना कर ली। मिस्टर स्किडर अपने आप बड़बड़ाए, अन्ना हेल्ड को ये बहुत पसंद आएगी। और फिर पर्दों के सामने पांव फैलाकर धुएं के बादल उड़ाने लगे। इतने में ही क्लारा नाम की कर्कश पुकार ने कुमारी लीसन की जेब की स्थिति को दुनिया वालों की नजरों में स्पष्ट कर दिया। वो काली भूतनी उसे पकड़कर अंधेरी सीढ़ियों से ऊपर ले गई और प्रकाश की क्षीण रेखा वाले उस तहखाने जैसे कमरे में धकेलती हुई अपनी डरावनी और भेद भरी आवाज में बोली, $2। चरमराती हुई खटिया पर अपने शरीर को निढालती हुई कुमारी लीसन ने एक आह भरकर कहा, मुझे मंजूर है। रोज सुबह कुमारी लीसन काम पर जाती। रात में लौटते हुए वो कुछ हस्तलिखित कागज लाती और उन्हें टाइप करती। कभी कभी जब उसे ये काम भी नहीं मिलता तब वो घर के बाहर के चबूतरे पर दूसरे किराएदारों के साथ आ बैठती। छत की इन छोटी कोठरियों में रहने के लिए कुमारी लीसन का सृजन नहीं हुआ था। वो तो कोमल कल्पना के पंखों पर उड़ने वाली खुश मिजाज लड़की थी। एक बार उसे मिस्टर स्किडर ने अपने एक अप्रकाशित प्रहसन के पहले 3 अंक भी पढ़कर सुनाए थे। जब कभी कुमारी लीसन को 1-2 घंटे चबूतरे की सीढ़ियों पर बैठने का समय मिलता तब सब किराएदारों को बड़ी खुशी होती। परंतु मिस लॉन्गनेकर नाम की लंबी और गोरी लड़की जो किसी सार्वजनिक स्कूल में पढ़ाती थी और जो अपनी आदत से लाचार आपकी हर बात का उत्तर वाकई कहकर देती, सीढ़ियों के ऊपर बैठकर उसासें भरा करती थी। मिस डॉर्न नामक एक दूसरी लड़की जो किसी दुकान में नौकरी करती थी और हर रविवार को कोनी द्वीप जाकर चलती हुई बत्तखों पर निशाना साधती, नीचे की सीढ़ियों पर बैठकर आहें भरती थी। कुमारी लीसन बीच वाली सीढ़ियों पर बैठती थी और सारा पुरुष समाज उसी को घेरे रहता। मिस्टर स्किडर ने तो उसे अपने मूक, रोमांटिक और व्यक्तिक जीवन नाटक की प्रमुख नायिका का स्थान दे दिया था। यही हालत इन दोनों की भी थी। एक मिस्टर हूवर जिनकी उम्र 45 साल थी, जो काफी मोटे, मूर्ख और शर्मीले थे। दूसरे मिस्टर इवांस जो उसके सामने सिर्फ इसलिए खांसते थे कि वो उन्हें सिगरेट पीने से रोकने को प्रेरित हो। पुरुषों की राय में तो वो सबसे अधिक हंसमुख और जिंदा दिल थी, परंतु ऊपर और नीचे की सीढ़ियों पर बैठने वाली देवियां उससे समझौता करने को तैयार नहीं थी। मेरी प्रार्थना है कि चबूतरे पर बैठे हुए इस समूह के नाटक को थोड़ी देर भुलाकर हम श्री हूवर के मोटापे पर एक मरसिया पढ़ लें। चर्बी की परेशानी, मांसलता के पाप और मोटापे की विपत्ति का कुछ राग अलाप लें।
यदि परीक्षा की जाए तो संभवतः फॉलस्टाप के प्रत्येक टन में रोमियो की दुर्बल पंसलियों के प्रत्येक औंस में अधिक राग भरा हुआ है। प्रेमी आहे तो भर सकता है, पर उसे हाँफना नहीं चाहिए। मोटे प्रेमियों के नसीब में तो दोष ढूंढने वाले ही बदे होते हैं। 52 इंच का कमर बंद लगा लेने पर आपके एकनिष्ठ हृदय की धड़कन भी व्यर्थ हो जाती है। मगर हुवर साहब 45 वर्ष के मोटे, मूर्ख और शर्मीले, वैसे तो देवी हेलन के भी स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन श्रीमान 45 वर्ष के मोटे, मूर्ख और शर्मीले आदमियों के भाग्य में तो सत्यानाश ही बदा है। हुवर साहब, आपको कभी मौका नहीं मिल सकता। गर्मियों में एक दिन शाम को श्रीमती पार्कर के किराएदार बैठे हुए गपशप कर रहे थे कि कुमारी लीसन ने सहसा आकाश की ओर देखा और आनंद से हल्की हंसी हंसती हुई बोली, अरे ये तो बिल जैक्सन है। मैं उसे यहां नीचे से भी देख सकती हूं। सब लोग गगनचुंबी भवनों की ओर देखने लगे, मानो किसी हवाई जहाज को चलाते हुए श्रीमान जैक्सन आ रहे हैं। अपनी छोटी सी उंगली से संकेत करते हुए कुमारी लीसन ने कहा, वो तारा आप देख रहे हैं ना, वो चमकता हुआ बड़ा तारा नहीं, पर उसके पास वाला नीला और स्थिर। मैं अपने कमरे के रोशनदान से उसे रोज रात को देख सकती हूं। मैंने उसका नाम बिल जैक्सन रखा है। मिस लॉन्गनेकर बोली, वाकई मुझे मालूम नहीं था कि आप ज्योतिषी भी हैं। तारों को ताकने वाली उस गुड़िया ने कहा, जी हां, मैं ये भी जानती हूं कि अगले जाड़ों में मंगल के निवासी किस फैशन की आस्तीन बनवाएंगे। मिस लॉन्गनेकर बोली, वाकई जिस तारे का आप जिक्र कर रही हैं वो किसोयोपिया समूह का गाम्मा है। आकर्षण के हिसाब से वो दूसरी श्रेणी का है और उसके संक्रमण का मार्ग। नवयुवक मिस्टर इवांस ने कहा, भाई मेरी राय में तो बिल जैक्सन नाम बहुत अच्छा है। मिस लॉन्गनेकर की ओर अवज्ञापूर्ण हाँफते हुए मिस्टर हुवर ने कहा, मेरी भी यही राय है, और मिस्टर लीसन को भी तो अन्य ज्योतिषियों की तरह कुछ भी नामकरण करने का पूरा अधिकार है। मिस लॉन्गनेकर ने दोहराया, वाकई? मिस डार्न बोली, कहीं ये उल्का तो नहीं है? पिछले रविवार को मैंने कोनी द्वीप में 10 में से 9 बत्तखें और एक खरगोश मार गिराया। कुमारी लीसन बोली, यहां नीचे से वो इतना सुंदर नहीं लगता। उसे आप मेरे कमरे में से देखें। आप जानते हैं कि कुएं के तल में खड़े होकर देखने से दिन में भी तारे दिखाई देते हैं। रात में मेरा कमरा भी किसी कोयले की खान के गड्ढे के समान दिखाई देता है, और वहां से देखने पर बिल जैक्सन ऐसा दिखाई देता है मानो निशा सुंदरी ने अपनी साड़ी में हीरे की पिन लगा ली हो। उसके बाद एक ऐसा समय आया जब कुमारी लीसन को टाइप का काम मिलना बंद हो गया। सुबह जब वो बाहर जाती तो काम पर जाने के बजाय उसे दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते और बदतमीज चपरासियों द्वारा पहुंचाई गई निर्दय अस्वीकृतियों के प्रवाह में उसका हृदय गलकर बह जाता। ये क्रम चलता रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब शाम को वो थकी मांदी अपने निश्चित समय पर श्री पार्कर के चबूतरे पर लौटी। रोज इस समय वो होटल में खाना खाकर आती थी, परंतु आज उसे खाना नहीं नसीब हुआ था। नीचे दीवान खाने में कदम रखते ही उसे मिस्टर हुवर मिले, जो ऐसे अवसर की खोज में थे। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा और उनके मोटापे ने हिमपात की तरह उसे चारों ओर से घेर लिया था। वो कतरा कर निकल गई और उसने सीढ़ियों के खंभे को पकड़ लिया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ने का प्रयत्न किया, पर उसने हाथ छुड़ाकर उनके गाल पर एक हल्की सी चपत लगा दी। कटहरे के सामने अपने शरीर के बोझ को घसीटती हुई वो एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंची और इसके बाद मिस्टर स्किडर के दरवाजे के सामने से गुजरी,
जो उस समय लाल स्याही से अपने अस्वीकृत प्रहसन के दिग्दर्शन में नायिका मिस डिलॉर्न, जो वास्तव में कुमारी लीसन ही थी, के लिए सूचनाएं लिख रहे थे। आखिरी मंजिल की सीढ़ियां तो वो रेंगते हुए चढ़ी और बड़ी मुश्किल से उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। कपड़े बदलने या दिया जलाने की उसमें शक्ति नहीं रह गई थी। वो उसी तरह पलंग पर जा गिरी। उसके दुर्बल शरीर से पलंग की पुरानी कमानियां भी शायद ही दबी हों। पाताल गुहा जैसे उस कमरे में भी अपनी भारी पलकों को उठाकर वो मुस्कुराने लगी। रोशनदान में से बिल जैक्सन उसके सामने देखकर शांति, तेजी और स्थिरता से मुस्कुरा रहा था। उसकी अपनी कोई दुनिया नहीं थी। वो अंधकार के गर्त में डूबी हुई थी और क्षीण प्रकाश के उस छोटे से चौखटे में मढ़े हुए उस तारे के सिवा उसका कोई सहारा नहीं था, जिसका बड़े उन्माद और प्रभावहीन ढंग से उसने नामकरण किया था। मिस लॉन्गनेकर ठीक ही कह रही होंगी कि उस तारे का नाम बिल जैक्सन नहीं हो सकता। वो अवश्य किसी ओपियो समूह का गाम्मा ही होगा, परंतु वो उसे गाम्मा नहीं कह सकती। पड़े पड़े 2 बार उसने अपना हाथ उठाने की कोशिश की। तीसरी बार वो सफल हुई और अपनी 2 पतली उंगलियों को होठों से लगाकर बिल जैक्सन के लिए अपने चुंबन का संकेत किया। शिथिल होकर उसका हाथ नीचे गिर पड़ा। वो धीमे से बुदबुदाई, अलविदा प्यारे बिल, तुम लाखों मील दूर हो और एक बार भी टिमटिमाते नहीं। यही खैर है कि जीवन में जब अंधकार के सिवा और कुछ भी नहीं बचा है, तब भी तुम उसी स्थान पर बने हो जहां मैं तुम्हें अधिकांश समय तक देख सकूं। लाखों मील, अलविदा प्यारे बिल। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे तक क्लारा ने उसका दरवाजा बंद पाकर उसे तुड़वाया। सिर का तुलसी का काढ़ा और झकझोरने से कुछ भी असर होता न देखकर किसी ने भागकर अस्पताल की गाड़ी के लिए टेलीफोन कर दिया। कुछ समय बाद घंटी बजाती हुई गाड़ी दरवाजे पर आ खड़ी हुई और सफेद कोट पहने एक चुस्त चपल आत्मविश्वासी सौम्य दिखाई देने वाले नौजवान डॉक्टर साहब कुछ चिंतित मुद्रा में सीढ़ियों पर चढ़े। उन्होंने संक्षेप में पूछा, 48 नंबर में अस्पताल की गाड़ी मंगाई गई है, कौन बीमार है? श्रीमती पारकर, जिन्हें उनके मकान में ऐसी घटना हो जाने की तकलीफ बीमार की तकलीफ से भी ज्यादा थी, नाक चढ़ाती हुई बोली, मैं समझ नहीं पाती कि उसे क्या हो गया है। हमारे किसी भी उपचार से वो होश में आती ही नहीं। वो कोई लड़की है, उसका नाम मिस एल्सी लीसन है। मेरे मकान में ऐसी घटना पहले कभी। श्रीमती पारकर के लिए अपरिचित एक डरावनी आवाज में डॉक्टर ने चिल्लाकर पूछा, किस कमरे में? छत पर का रोशनदान वाला कमरा। स्पष्ट है कि मकानों में छत के कमरों की स्थिति से डॉक्टर साहब परिचित थे। 4 सीढ़ियां लांघते हुए वे ऊपर पहुंच गए। श्रीमती पारकर अपनी मर्यादा के लिहाज से धीरे धीरे ऊपर पहुंची। पहली ही मंजिल पर ज्योतिषी लड़की को बाहों में उठाए हुए डॉक्टर से उसकी भेंट हो गई। डॉक्टर साहब एक क्षण के लिए रुके और जाते जाते धीरे से अपनी जबान की कैंची चला गए। श्रीमती पारकर की वही दशा हुई जो कलप किए हुए कपड़े की खूंटी से गिरने पर होती है। डॉक्टर की उस बात से उसके मन पर स्थायी झुर्रियां पड़ गई। कभी कभी उत्सुक किराएदार उससे पूछते कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा था, तब वो जवाब देती, छोड़िए उस बात को, उसको सुनने के पाप से मुक्त हो सकूं तो भी मुझे संतोष हो। शिकारी कुत्तों की तरह उत्सुक तमाशबीनों की भीड़ में से रास्ता बनाते हुए अपने प्यारे बोझ को उठाए डॉक्टर आगे बढ़े। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उनका ही कोई आत्मीय मर गया हो और
इस भाव से सहम कर भीड़ छट गई। लोगों ने देखा कि एम्बुलेंस में मरीज को सुलाने के बिछौने पर डॉक्टर ने उसे नहीं लिटाया और ड्राइवर से सिर्फ इतना कहा, विल्सन, जितना तेज चला सको चलाओ। बस इतनी सी बात है। ये भी कोई कहानी हुई। दूसरे दिन सवेरे अखबारों में छपा, जिसका अंतिम वाक्य उन तमाम घटनाओं को जोड़ने में आपकी सहायता कर सकता है जैसे उसने मेरी सहायता की है। नंबर 48 ईस्ट स्ट्रीट से वेले व्यू अस्पताल में लाई गई उपवास जनित दुर्बलता से बेहोश एक लड़की का उस समाचार में हाल छपा था और उसके अंतिम शब्द थे। उपचार करने वाले एम्बुलेंस डॉक्टर बिल जैक्सन का कहना है कि लड़की बच जाएगी। अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी छत पर का कमरा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।